एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। क्योंकि एग्जाम्स अब बहुत करीब आ गए हैं तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री का भी मॉडल पेपर अपलोड कर देती हूँ। इससे पहले मैं उर्दू का मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर टू गो एंड वॉच इट। अभी हम देखेंगे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। पहले भी मैं मॉडल पेपर निकालना सिखा चुकी हूँ, बट अगेन मैं बता देती हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट का आपने मॉडल पेपर निकालना होता है, आप वो सब्जेक्ट लिखते हैं, अपनी क्लास लिखते हैं और उसके आगे असेसमेंट फ्रेमवर्क लिख देते हैं। सिंपल अब अगर देखें आप लोग तो मैंने सर्च कर लिया है, यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है केमिस्ट्री क्लास 12 असेसमेंट फ्रेमवर्क, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है, पहली लिंक जो आपके पास आएगी उस पर आप क्लिक कर देंगे, ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास सबसे पहले असेसमेंट फ्रेमवर्क आ जाता है। कुछ बच्चे ये देख के सोचते हैं कि यहाँ तो मॉडल पेपर नहीं है, ये तो पता नहीं क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको असेसमेंट फ्रेमवर्क है, इसमें सारा फॉर्मेटिव समेटिव वाली चीज़ें होती हैं। और आप जब स्क्रॉल करते हैं, जैसे ही आपका समेटिव फॉर्मेटिव वाला सारा ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाता है। और ये इस साल का ही मॉडल पेपर है, क्योंकि आप जब दूसरी वो वेबसाइट पे जाके जब आप देखते हैं तो वहाँ पे पुराने वाले मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं। उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये तो इस साल का नहीं है। तो ये वाला जो मॉडल पेपर है ये इसी साल का है, और आप वो वाले मॉडल पेपर्स पुराने वाले भी देख सकते हैं, बट वो ओल्ड सिलेबस का है, ये सारा न्यू सिलेबस का है। अब न्यू सिलेबस का जो हमारे पास मॉडल पेपर है वो यहाँ पे है। हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेक्शन ए। इसमें हमें दिए हुए होंगे 25 मिनट्स। सेक्शन ए इज़ कंपल्सरी, ऑल सेक्शंस आर टू बी आंसर्ड ऑन दिस पेज एंड हैंडेड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। अच्छा जी, लेट पेंसिल नहीं अलाउड, डिलीटिंग ओवर राइटिंग नहीं अलाउड। हम आ जाते हैं इस पर। हमारे पास 25 मिनट्स गिवन होंगे। सेक्शन ए है, हमारे पास 17 MCQs हैं। ये हमारे MCQs हैं सारे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें दे सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी दे सकते हैं। फिर ये KB कांस्टेंट वगैरह दिया हुआ है। फिर इन्होंने आयंस की प्रोडक्शन वाला चैप्टर नंबर 6 से दिया हुआ है ये, और इस तरह के ये सारे इन्होंने दिए हुए हैं। और इसके जो MCQs होते हैं वो आप सिर्फ तभी कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री को। तो आपके ये MCQs मोस्टली जो है ना कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, और मेमोराइजेशन पे भी थोड़े बहुत बेस्ड होते हैं, बट मोस्टली कॉन्सेप्ट पे होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप फिर बहुत इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे जो है ना क्रोमेटोग्राफी वाले से आया हुआ है। इसका मैंने आप लोग को बताया था, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह RNA DNA से आया हुआ है, और बाइडेंटेट लिगेंड ये चैप्टर 6 से आया हुआ है। वो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसकी एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे दिया हुआ है और एग्जांपल्स दी हुई हैं, और पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। फिर पोलियामाइड भी मैंने आप लोग को बताया था कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पास जो सेक्शन B है। इसमें हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, और 14 क्वेश्चंस में से 42 मार्क्स होंगे। 2.5 घंटे का है सब्जेक्टिव पोर्शन। इसमें से सेक्शन B में 14 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर्स पूछे हुए हैं। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एसाइल फ्लोराइड वगैरह से पूछा हुआ है। प्रोवाइड केमिकल इक्वेशंस, देखें यहाँ पे सिर्फ नाम दिए हुए हैं। आपने स्टार्टिंग फ्रॉम एसाइल फ्लोराइड, ये मैंने आप लोग को बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसाइल फ्लोराइड वाले से दिए हुए हैं। इसमें ये इन्होंने बेसिकली ये दिया हुआ है कि एसाइल फ्लोराइड आपको बेस रिएक्शन आपने एसाइल क्लोराइड से शुरू करना है, और अगर आपने फिनाइल बेंजोएट बनाना है और प्रोपाइल इथेनोएट बनाना है तो उनके केमिकल रिएक्शंस आपने पूरे मतलब इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, प्रॉपर केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। मैंने आप लोग कहा था कि जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और प्रिपरेशन और रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने बेस कंपाउंड दिया हुआ है, और फिर आपको 2 कंपाउंड्स के नाम दिए हैं, वो आपने इससे प्रिपेयर करवाने हैं। जब तक आपको पता ही नहीं है ये प्रिपेयर कैसे होगा, आप नहीं कर सकते। फिर नाइलॉन 6 उसी पोलियामाइड में से आया हुआ है, जो मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये आ जाता है ये देखें IR से आया हुआ है। ये वो जो लास्ट चैप्टर्स हैं ना, 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी और वो वाले कंपाउंड्स वाले जो हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले, ये उनसे आया है। और ये वो चैप्टर्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद, और ये उससे चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। और इन्होंने हमें ये दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन बैंड अराउंड 1700 है IR स्पेक्ट्रम में। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? सजेस्ट अ पॉसिबल स्ट्रक्चर इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3H6O। ये पता नहीं, ये मुझे समझ नहीं आता। आई वुड हैव डन दिस वन। मुझे इसके ऑप्शन में कोई भी दिया होता तो मैं वो करती, ऑपोजिट वाला। खैर, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये लास्ट पैराग्राफ की एक जगह पे दिया हुआ है। उसमें सारा इन्होंने पूछा हुआ है। अजीब वैसे कॉम्प्लिकेटेड पेपर आया हुआ है, मॉडल पेपर भी वैसे तो। अच्छा, सिल्वर और कॉपर और ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और ये कलरलेस हैं। ये चैप्टर 6 से आया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन, HNMR से आया हुआ है। देखें, इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। फिर फंक्शनल ग्रुप का दिया हुआ है। OH ग्रुप इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनॉल एंड फिनॉल। एक्सप्लेन वाई फिनॉल इज एसिडिक देन इथेनॉल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, बाय द वे, जस्ट बाय द वे, ये मॉडल पेपर मैं आज पहली बार आप लोगों के साथ देख रही हूँ। मैंने जब वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें मैंने आपको बताया था जब 2-3 चीज़ों का आपस में एसिडिटी या बेसिसिटी का
कंपैरिजन दिया हुआ होता है कि ये चीज़ इससे ज़्यादा बेसिक क्यों है या क्यों नहीं है या क्यों एसिडिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद एसाइल क्लोराइड से अगेन क्वेश्चन आया, मतलब एसाइल क्लोराइड अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, इससे ऑलरेडी 2 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। फिर हमारे पास आता है राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन एल्डिहाइड और कीटोन एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ये जो दिखाया हुआ था बहुत से साइनाइड के साथ कीटोन और एल्डिहाइड के रिएक्शंस दिए हुए थे, ये उनमें से आया है। वो स्टेप्स मैकेनिज्म इन्होंने बिल्कुल पूछा हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, हाउ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू इट्स रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये भी मैंने आपको बताया था कि फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन आईवी है, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसाइलेशन से बहुत ज़्यादा है, ये कोई तीसरा चौथा क्वेश्चन है जो एसाइलेशन से आया हुआ है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी, ये भी न्यूमेरिकल है और आई थिंक ये भी न्यूमेरिकल है। ये एंजाइम इनहिबिटर्स में मैंने बताया था कि वो इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव है, इसके डिफ्रेंसिएशन आई है, और ये 3 मार्क्स का है। तो पहले एक बेसिकली तो पहले सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक और पॉइंट, और लास्ट पॉइंट जो होता है वो उसकी एग्जाम्पल होती है। फिर हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म और कैटलिस्ट स्पीड अप कैसे करता है रिएक्शन को, और ये सल्फर डाइऑक्साइड वाला पूछा हुआ है, वेनेडियम ऑक्साइड कैसे करता है उसको, कैटलाइज कैसे करता है, सारा मैकेनिज्म पूछा हुआ है। फिर हेक्स-2-ईन शोज वन टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ड्रॉ डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ इट्स 2 आइसोमर्स। इसके हेक्स-2-ईन के 2 आइसोमर्स क्रिएट करने हैं और वो यहाँ पे बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं। फिर हमारे पास आ जाता है राइट एटलीस्ट 3 रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर्स फॉर्मिंग फ्रॉम मोनोमर। ये वाला मोनोमर दिया हुआ है, उससे 3 रिपीटिंग यूनिट्स का पॉलीमर बनाना है। या तो आप इसको बताएंगे कि ये एडिशन है या कंडेंसेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का क्या मतलब है, और इसके जो है ना इस फार्मूला के आइसोमर्स बनाने हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन वाई क्लोरो इथेनोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन इथेनोइक एसिड। अगेन कंपैरिजन, एसिडिटी का कंपैरिजन आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स वेरी डाउन द ग्रुप। सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स दोनों की जो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये शॉर्ट्स और एमसीक्यूज़ में बहुत आता है, तो अगेन इस बार ये शॉर्ट्स में आया हुआ है। यहाँ पे देखें दोनों आए हुए हैं, मज़े की बात तो ये दोनों आए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स, फिर नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे दी हुई है सॉलिबिलिटी ऑफ सल्फेट्स, दोनों आए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है एसिड रेन। उस चैप्टर से कम्प्लीटली चैप्टर से ही मैंने कहा था कि एसिड रेन सिर्फ इंपॉर्टेंट है, और वही आया हुआ है यहाँ पे। आई होप कि हमारे पेपर में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आए, लेकिन थोड़ा आसान है भाई। बैलेंसिंग रिडॉक्स मेथड और इक्वेशन मेथड से कहा था, वह आया हुआ है यहाँ पे। फिर हमारे पास एक यहाँ पे ये दिया हुआ है, इन्होंने पार्टीशन कोफिशिएंट का इन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस आया हुआ है कॉपर सल्फेट का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग्स कितने हैं, लॉन्ग्स हमारे पास हैं टोटल इन्होंने दिए हुए हैं 4 लॉन्ग्स, किसी के 6 मार्क्स हैं, किसी के 7 मार्क्स हैं। पहले 2 हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, दोनों ही न्यूमेरिकल्स हैं, पार्ट्स गिवन है। अच्छा जी, फिर सेकंड लॉन्ग दिया हुआ है हमारे पास बफर सोल्यूशन से रिलेटेड, और ये मैंने कहा था कि बफर सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो पीएच बफर का जो एक्शन है ब्लड में वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी शॉर्ट वगैरह में आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग में ही एक पार्ट के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद SN1 SN2 अगेन इंपॉर्टेंट है, आना ही था या आया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे देखें प्रेपरेशन और रिएक्शंस, मैंने आपको कहा था हर एक के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे इन्होंने अमाइंस की प्रेपरेशन दी हुई है एक साइड पे, दूसरी साइड पे इन्होंने रिएक्शंस दिए हुए फिनोल के। तो अगर आपने प्रेपरेशन और रिएक्शंस छोड़े हुए तो ये दोनों क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइड पे रिएक्शंस के प्रेपरेशन है, एक साइड पे प्रेपरेशन दी हुई है एक चीज़ की, दूसरी साइड पे किसी और चीज़ की रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, और ये दोनों में से क्वेश्चंस ऑपोजिट में ही आए हुए हैं, तो ये कोई स्किप ना करे। फिर हमारे पास आ जाता है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है, और ये पता नहीं कैसे होता है, ये अजीब सा क्वेश्चन है वैसे, ये आया हुआ है। और ऑपोजिट में हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, स्ट्रोंशियम विद ऑक्सीजन, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें भी NMR स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, मतलब ऑपोजिट में भी आप इसको ऑप्शन पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक साइड पे भी इन्होंने दिया हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस से, और ये देखें ये क्वालिटेटिव एनालिसिस से दिया हुआ है M+1 पीक और ये सारी चीज़ें। ऑपोजिट साइड पे NMR से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR वाले, क्वालिटेटिव एनालिसिस वाले, और वो जो क्रोमेटोग्राफी वाले थे, मतलब ये तीनों के तीनों आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे आ सकता है कि वो दोनों ऑपोजिट ऐसे हों कि आपने कोई एक तो करना ही होगा। अच्छा, पेपर मैंने नोटिस किया है केमिस्ट्री का जो है थोड़ा मुश्किल हार्ड पेपर दिया हुआ है, जो मॉडल पेपर है। बाकी 2 जो मैंने रिव्यू किए थे पाक स्टडीज़ का और उर्दू का, वो अच्छे थे। ये एज़ कम्पेयर टू दिस मे बी बिकॉज आई डोंट लाइक केमिस्ट्री दैट मच माई सेल्फ, तो मुझे ये वाला पेपर लग रहा है कि ये
मतलब केमिस्ट्री का पेपर मैंने नोटिस किया कभी भी आसान नहीं आता, चाहे बोर्ड का हो, प्री बोर्ड का हो, सेंडप्स का हो, पेपर आसान नहीं आता, मुश्किल आता ही आता है। तो ये वाला पेपर भी अच्छा खासा है मुश्किल। अल्लाह करे हमारा जो पेपर बोर्ड का है बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। क्लास 11th 12th दोनों का बहुत आसान है, क्योंकि केमिस्ट्री, एक तो हमारा केमिस्ट्री का पेपर है भी पहला पहला, तो आई होप कि बहुत अच्छा पेपर है, बहुत आसान है, बहुत अच्छा पेपर हो हमारा और बहुत अच्छे मार्क्स हैं। So good luck everyone, remember me in your prayers, and this was it for today's video. See you all in the next one. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.